हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। और देखिए, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ। और ये भी टॉपिक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो मैंने लाइव सेशन आप लोगों का लिया था पेडागोजी ऑफ हिंदी में, आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। अभी जो PYQs उनकी प्रैक्टिस आप लोगों की चल रही है, जो कि 10 PM पे आप लोगों की क्लास होती है। वो डेली बेसिस पे होती है लाइव क्लास। और उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें बच्चों को इस टॉपिक पे प्रॉब्लम थी, तो मैंने आज ये इसीलिए प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए टॉपिक, ताकि आप इसको पढ़ सके और जो क्वेश्चंस है अपने सॉल्व कर सकें आप। तो देखिए, ये जो आप लोगों का टॉपिक है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र अथवा युक्तियाँ, ये आप लोगों का सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, KVS DSSB की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, जेटेट, BTET या किसी भी स्टेट से टेट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या टीचर बनने वाले हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना और जानना। तो देखिए, ये आप लोगों का, और ये आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी आता है, और लर्निंग एंड टीचिंग है बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों का सब्जेक्ट। तो उसके अंदर भी आप लोगों के मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, और उनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट में भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। तो अभी इसमें है आप लोगों का जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, इसको हम देख लेते हैं क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1। और इससे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटिएगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा मैगजीम्स ऑफ टीचिंग आता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सूत्र अथवा युक्तियाँ। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बताने वाली हूँ, क्योंकि पेडागोजी ऑफ हिंदी की जो क्लासेस होती है उसमें बच्चों को हिंदी में जानने में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें फर्स्ट जो है आप लोगों का वो है फ्रॉम नोन टू अननोन। तो नोन टू अननोन का क्या मतलब हो गया? नोन यानी जानना, और अननोन जिसको हम नहीं जानते, तो इसलिए इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो यानी कि जब हम बच्चों को चीजें सिखाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले जो चीजें उनको आती हैं, जो उनकी नॉन चीजें जिनको वो जानते हैं, जिसको हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं, तो वो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में बच्चों को हम जो है नई चीजें सिखाते हैं जो कि उनके लिए नई है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बोला गया है नोन टू अननोन, क्योंकि इससे क्या है, बच्चे इजीली जल्दी सीखते हैं चीजों को ना। तो आपने देखा होगा, आप कभी आप लेसन प्लान बना रहे हो, टीचिंग में बच्चों से लेसन प्लान बनवाए जाते हैं जो टीचर होते हैं, तो उनमें क्या है, आपको प्रीवियस नॉलेज भी लिखा होता है एक जगह, और आपको बताना होता है कि बच्चे को प्रीवियस क्या ज्ञान है, उसका कितना पूर्व ज्ञान है, कितनी वो जानता है उस टॉपिक के बारे में। तो इसीलिए पहले आप बच्चे को जो चीजें उसको पता है वो देखिए कि उसको कितना आता है, उसके बाद में उसको नई चीजें क्या है इंट्रोड्यूस करनी है हमें। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आई होप क्लियर है आप लोगों को। सेकंड देख लेते हैं हम, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर। कई बार आपको क्वेश्चन में हिंदी में ये दे दिया गया होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और ऑप्शंस में आपको दिया गया था मूर्त से अमूर्त की ओर। तो बच्चों को इसमें भी जानने में कंफ्यूजन होता है कि क्या है ये, अभी ये स्थूल किसके साथ जाएगा या ये सूक्ष्म किसके साथ जाएगा। तो मैंने इसलिए दोनों मीनिंग आप लोगों के लिए लिख दिया है। इसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए, अब कॉन्क्रीट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इसको समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। कॉन्क्रीट जो वो चीजें होती हैं जो हमारे सामने है, जिसको हम देख पा रहे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को आप सिखाना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं? पिक्चर बुक दिखाते हैं उसको। पिक्चर बुक में उसको आप एरोप्लेन भी दिखा रहे हैं, आप उसको बॉल भी दिखा रहे हैं, आप उसको कैट, रैट, कैमल दिखा रहे हैं, या एलिफेंट दिखा रहे हैं। बहुत सारी चीजें उसने देख ली उसको, तो वो अभी क्या है, उसके लिए कॉन्क्रीट है, उसके सामने है। ठीक है ना? अब मान लीजिए आप कहीं उसको घुमाने के लिए ले गए, अब वहां पे आपकी पिक्चर बुक तो नहीं है साथ में, पर वहां पे उसने कैमल देखा या फिर एलिफेंट देखा। उसको देख के वो क्या कह रहे हैं? मम्मा एलिफेंट। यानी कि अब वो अपनी उस नॉलेज का यूज कर रहा है। तो जिस टाइम वो पिक्चर में बुक में से सीख रहा है उस चीजों को, यानी कि जो चीज उसके सामने है उनको वो सीख रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा कॉन्क्रीट होगा। कॉन्क्रीट स्टेज उसको बोला जाता है। कॉन्क्रीट जो हम बोलते हैं ना, स्थूल या मूर्त। और जब दूसरी जगह गया और उसने उस एलिफेंट को देख के पहचान ली कि मम्मा ये एलिफेंट है, हमने बुक में देखा था, तो वो क्या हो गया? वो हो गया सूक्ष्म की ओर या अमूर्त, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट हो गया वो। यानी कि
जब आप चीज़ों को आपके सामने नहीं है और आप उनके बारे में इमेजिन कर सकते हो तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिखाते हैं। पहले हम छोटे बच्चों को कि किसी भी बच्चों को आप पहले जो चीज़ें उसके सामने है ना वो आप उसको सिखाते हैं, उसके बाद में फिर आप एब्स्ट्रैक्ट तक जाते हैं। तो इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और ये देखिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, द फाइनल एब्स्ट्रैक्ट स्टेज स्टैंड्स ऑन द शोल्डर ऑफ द कॉन्क्रीट एंड पिक्टोरियल एक्सप्लोरेशन। यानी कि जो फाइनल एब्स्ट्रैक्ट स्टेज होगी ना आप लोगों की, वो किस पे डिपेंड करेगी कि आपने कॉन्क्रीट स्टेज और पिक्टोरियल स्टेज में किस तरीके से बच्चे को सिखाया है। तो आपने जैसा भी उस टाइम पे बच्चे को सिखाया होगा, पिक्टोरियल स्टेज में जो भी आपने बच्चे को बताया होगा, कॉन्क्रीट जो एक्सप्लोरेशन जैसा भी बच्चे को किया होगा, उसी का बेस होता है आप लोगों का ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, कि उसी चीज का बच्चे को ज्ञान होगा। तो ये आप लोगों का हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर। आई होप क्लियर है आप लोगों को। देखिए हर एक पॉइंट में मैं आप लोगों को पूरा कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल की ओर। अब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि आप पहले बच्चे को कैसे सिखाएंगे, सिंपल चीजें सिखाएंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या है कॉम्प्लेक्स लेवल पर ले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपके के सारे एग्जाम्पल मेरे बच्चों को लेके ही होंगे क्योंकि हम टीचर बनने वाले तो बच्चों को ही पढ़ाएंगे ना। आप लोग भी अगर बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। तो जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं, सबसे पहले हम मैथ के अंदर बच्चों को एडिशन सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, डिवीजन सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। ठीक है, जब वो सिंपल ये चीजें सीख जाते हैं, पहले तो सबसे पहले एडिशन ही करना सिखाया जाता है, फिर सब्ट्रैक्शन बच्चे को सिखाया जाता है, उसके बाद में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बारी आती है, और उसके बाद में फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चे को कराते हैं। जब वर्ड प्रॉब्लम्स भी बच्चा सीख जाएगा तो फिर अपर लेवल में अब फ्रैक्शन भी आ जाता है, डेसिमल भी आ जाता है। यानी कि अब क्या है कि आपने सिंपल से किस तरफ जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। आप फ्रैक्शन अगर बच्चे को सिखाने लगे, यानी कि आपने पहले सिंपल चीजें सिखाई और अब आप कॉम्प्लेक्स चीजें बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये क्या होगा आप लोगों का सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, यानी सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट और सीन टू इनडायरेक्ट और अनसीन। यानी डायरेक्ट प्रत्यक्ष है कोई चीज हमारे पास में, और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। तो ये हमारा क्या नियम बना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो इसमें क्या है कि चीजों को हम बच्चों को कैसे दिखा रहे हैं, जो चीजें बच्चों ने देखी हुई है। आप देखिए कहीं ना कहीं किससे मैच करेगा, आपका कॉन्क्रीट से मैच करेगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो इसी तरीके से ये आप लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। तो इसमें बहुत से नियम आपको ऐसे भी लगेंगे कि सेम से हैं, बट और कई बार आपको क्वेश्चन में देखिए कुछ भी पूछ लिया जाता है, आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पूछ लिया जाता है, सीन टू अनसीन लिख दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़ा है पर सीन अनसीन नहीं पढ़ा हमने। या फिर इस तरीके से इसमें जो आप लोग का कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें आपको हिंदी में देखिए दो तरीके से, तो स्थूल और सूक्ष्म लिख दिया तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए कि हमने तो मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ा था। तो इस तरीके से है ना, ये चीज थोड़ा डिफर करती है। तो ये जो हमारा है डायरेक्ट और सीन, यानी कि जो चीजें बच्चे के सामने है, जो देख सकता है वो, उसके बाद में हम किसकी तरफ जाएंगे, अनसीन की तरफ जाएंगे, अप्रत्यक्ष की ओर जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि आप मान लीजिए आप बच्चे को क्या है कि कुछ चीजें सिखा रहे हैं, बच्चे को आपका एडिशन सिखाना है। एडिशन में आपने क्या करा कि दो चीजें, जैसे एप्पल है, आपके पास दो एप्पल रखे हैं, आपने बच्चे को सिखाया दिखाया कि देखो बेटा एक 1 एप्पल ये है, 1 एप्पल ये है, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 2 हो गए। ये क्या हो गया, सीन हो गया। अब फिर जब बच्चा वो चीज सीख जाएगा तब आपके पास एप्पल नहीं है, अब आप क्या कहोगे बच्चे को कि बच्चा 1 और 1 एप्पल मिलके कितना हुआ, तो बच्चा क्या कहेगा, 2 बोलेगा। वो अब क्या कर रहा है, अप्रत्यक्ष की तरफ हो गया, वो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को आंसर बताएगा। तो इस तरीके से ये चीज होती है कि जो पहले चीजें सामने है, जो डायरेक्ट वे में है वो बच्चे को सिखानी है, उसके बाद हम किस पे जाएंगे, इनडायरेक्ट और अनसीन पे जाएंगे। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो मैक्सिम है ऑफ टीचिंग, ये क्या है, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है 5th, फ्रॉम होल टू पार्ट।
यानी पूर्ण से अंश की ओर बच्चे को सिखाना। यानी किसी पूर्ण चीज के बारे में आपने बता दिया, किसी होल चीज के बारे में आपने बता दिया, फिर आप उसके क्या पार्ट्स करके बच्चे को बता रहे हो। जैसे इसमें एक एग्जांपल आपका हो सकता है क्या, ट्री हो सकता है। आप कैसे बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, क्या हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही उसके पार्ट सिखाने शुरू कर देते हैं कि इसकी रूट है, ये स्टेम है, ये इसका लीव्स है। सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, ट्री, कि बेटा ट्री होते हैं। जैसे आपने सबसे पहले बच्चों को सिखाया ट्री के बारे में कि बेटा देखो ट्री किस तरीके से ट्री होता है। ट्री भी कई तरीके के होते हैं, जिसमें हम बच्चों को ट्रीज नेम भी सिखाते हैं, है ना, जिसमें मैंगो ट्री, बनाना ट्री, इस तरीके से बच्चों को हम चीजें सिखाते हैं। ट्री की जब बच्चा सीख जाता है, नर्सरी केजी में जब बच्चा सीख गया कि ट्री होता है, केजी में सीख गया वो ट्रीज के नेम कि कौन कौन से ट्रीज होते हैं, उसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा उसके वो पार्ट सीखेगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें रूट भी होती है, इसमें स्टेम भी होता है, इसमें लीव्स भी होते हैं, इसमें फ्रूट्स भी होते हैं। ये सारी चीजें आप उसको सिखाएंगे, है ना। और फिर इसमें फोटोसिंथेसिस, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा प्रोसेस बढ़ता जाएगा। अब आपने पार्ट सिखा दिया, अब उसमें कैसे फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये सारी चीजें आप बच्चों को सिखाएंगे। तो यानी कि आप कैसे गए, आप गए होल टू पार्ट, कि आपने बच्चों को पहले पूरा सिखाया, फिर उसके बाद में आप पार्ट करके बच्चों को चीजें सिखा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं, हमारा नियम मैक्सिम ऑफ टीचिंग, ये फ्रॉम होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आप लोगों का फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, यानी अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब ये कहीं ना कहीं आपको किससे मैच करता हुआ लगेगा, ये आपको मैच करता हुआ लगेगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की जैसा ही ये आप लोगों को लगेगा। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, इसमें क्या है कि बच्चों को पहले हम क्या है एकदम से डायरेक्ट कोई चीज नहीं बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए साइंस की बात है कि आप साइंस में बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस हम बच्चे को सिखाते हैं, तो क्या बच्चा डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन कर लेता है। मान लीजिए 2-3 केमिकल है, ये केमिकल 1 है, ये केमिकल 2 है, ये केमिकल 3 है आप लोगों का, ठीक है ना। क्या स्टार्टिंग में ही आप बच्चे को सिखा देंगे, लैब में ले जाएंगे और तीनों का केमिकल रिएक्शन करके आप उसको केमिकल 1 2 3 बनाना सिखा देंगे कि बेटा तीनों का रिएक्शन होगा 1 2 3। क्या फर्स्ट क्लास में ही आप उसको ले जाएंगे, डायरेक्ट चीज बताएंगे, नहीं होता ना ऐसा। आप क्या करेंगे, ये स्पेसिफिकली मैं साइंस के जो बच्चे मतलब जो साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके बारे में आपका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले आप बच्चे को बताओगे बेटा केमिकल 1 क्या होता है और इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या इसका वो हमारे को नुकसान हो सकता है, डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं इसके। इसी तरीके से इस केमिकल 2 के बारे में बताओगे, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स बच्चे को बताओगे। इसके बाद में केमिकल 3 के बारे में आप बच्चे को बताओगे। जब वो तीनों चीजें सीख जाएगा तो उसके बाद में आप बताओगे बेटा तीनों चीजें रिएक्ट करके ये चीज बनती है, ठीक है ना। यानी कि आप कैसे गए, आप गए इनडेफिनेट टू डेफिनेट, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर, इनडेफिनेट टू डेफिनेट, कि आप बच्चे को पहले क्या है चीजें थोड़ा थोड़ा करके आप सिखा रहे हो, फिर आप डायरेक्ट किसी चीज पे जा रहे हो। फर्स्ट क्लास में आप उसको केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं सिखा रहे हो, वो बाद में वो चीज सीख रहा है। तो ऐसे लेते कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस टीचिंग मैगजीन हैज प्रूव्ड टू बी मोर यूजफुल इन टीचिंग साइंस। तो ये वाला जो मैगजीन है किसमें सबसे ज्यादा यूज होता है, ये साइंस में यूज होता है। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी आपको किसका दिया है, साइंस का ही दिया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट जो आ जाता है वो है आप लोगों का फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो एनालिसिस क्या है, सबसे पहले तो एनालिसिस को समझना पड़ेगा ना। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जा रहे हैं, तो जो हमारा विश्लेषण है वो है क्या, एनालिसिस। व्हाट इज एनालिसिस, तो देखिए एनालिसिस क्या है, एनालिसिस है जैसे मान लीजिए मेरे को प्रॉब्लम है, ये इस प्रॉब्लम के क्या है, अब मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं कैसे करूंगी, इसके पार्ट्स करके करूंगी, ठीक है ना। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में कर दिया, इधर एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट इधर हो गया।
तो ये जो मैंने एक प्रॉब्लम को पार्ट्स में कर कर देखा, दैट इज एनालिसिस, विश्लेषण, कि मैं इसको जांच रही हूँ कि ये प्रॉब्लम को अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या ये सही है या नहीं है। छोटे छोटे पार्ट्स अगर सही होंगे तो जो आगे भी हम रिजल्ट निकालेंगे वो भी हमारा सही होगा। दैट इज एनालिसिस, कि हम किसी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं हर एक छोटे जो बाइक कॉर्नर है, हर एक चीज को देख रहे हैं हम, ठीक है ना, स्मॉल टू स्मॉल पॉइंट को हम जांच कर रहे हैं, दैट इज एनालिसिस। और सिंथेसिस का क्या होता है, सिंथेसिस इसका उल्टा हो जाता है, संश्लेषण इसका उल्टा है। कैसे कि आपके यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं, आपने 3 रिजल्ट निकाल लिए, ये वाले मान लीजिए आपने 3 पार्ट्स करे, 3 रिजल्ट निकाल लिए, तीनों को निकाल के आपने एक कंक्लूजन निकाल दिया कि ये प्रॉब्लम है और ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या होगा, दैट इज सिंथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस। इंपॉर्टेंट है, देखिए इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और पेपर में आते हैं इनसे क्वेश्चन, चाहे सीटेट पेपर 1 हो चाहे सीटेट पेपर 2 हो आप लोगों का, तो इसको जानना जरूरी है। तो आई होप कि एनालिसिस और सिंथेसिस आपको क्लियर है। और देखिए यहाँ लिखा भी है, एनालिसिस क्या है, अ सेंटेंसेस इनटू पार्ट्स, और सिंथेसिस इज पुटिंग ऑल दिस टुगेदर। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपको बच्चे को क्या है, सेंटेंस सिखाना है, तो सेंटेंस सिखाने के लिए आप सीधे टेंसेस पे नहीं गए। छोटे बच्चे को जब हम सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, हम सिखाते हैं उसको कि पहले नाउन के बारे में बताया, फिर प्रोनाउन बताया, है ना, इस तरीके से करते हुए हमने उसको पार्ट ऑफ स्पीच बता दिए, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आपने उसको बता दिया। और इसको ये सब बताने के बाद में ये अभी आपने क्या करा, ये आपने एनालिसिस किया है यहाँ पे, कि आपके ने उसको छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बता दिए सेंटेंस के। जब वो सारी चीजें सीख गया तो आपने क्या करा, इस सब से मिलकर उसको सेंटेंस बनाना सिखाया, कि बेटा ये सब मिलकर क्या बन गए, आप लोगों का एक सेंटेंस बन जाता है, जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सब चीजें होती हैं। तो ये क्या है आप लोगों का, एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो इसलिए जो आप लोगों का रूल है वो क्या है, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो इसमें मैंने एनालिसिस क्या होता है आपको वो बताया, इसमें सिंथेसिस क्या होता है वो आपको बताया, और इसका एग्जांपल आपको सेंटेंस का देके भी बताया है। तो आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं पेपर में। नेक्स्ट इसमें जो आता है आप लोगों का वो आता है पर्टिकुलर टू जर्नल। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और इसको हम इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, जिसको हम आगमन विधि हिंदी में बोला जाता है। इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड भी इसको बोला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड, आगमनात्मक विधि इसको हिंदी में बोला जाता है, आगमन से निगमन की ओर, ये भी इसमें हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसको विशिष्ट से सामान्य की ओर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें है कि आपने कोई बच्चे को रूल्स बता दिया, मान लीजिए कोई रूल आपने बच्चे को देके बता दिया, अब उसको क्या है आप जर्नलाइज कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए एक मैथ का रूल है, a² + b² + 2ab। आपने बच्चे को ये रूल बताया कि बेटा ये मैथ्स में ये रूल है, आपका ये लगेगा। एक रूल ये है आपका a2 - 2ab, ये रूल है आप लोग। अब आप क्या कर रहे हो कि इसको अब जर्नलाइज करना बताओगे, आप इसको यूज करना बताओगे। किस तरीके से करेंगे कि अगर आपको डिजिट दी गई है यहाँ पे, मान लीजिए a = 2 दिया हुआ है, b = 3 दिया गया है, तो आप अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो ये आप क्या कर रहे हो, जर्नलाइज करना बता रहे हो, बच्चे को यूज करना बता रहे हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, कि आपने पहले पर्टिकुलर चीज बच्चे को बताई, फिर उसको जर्नलाइज आप करना बता रहे हो, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का रूल टू एग्जाम्पल भी इसको हम बोल सकते हैं, कि आपने पहले रूल बताया बच्चे को, फिर उस एग्जाम्पल तो नहीं बोलूंगी मैं, बट इसको क्या है जर्नलाइज किया जा रहा है, सामान्यकरण किया जा रहा है, उसको सीखा जा रहा है कि जो आपने रूल है उसको किस तरीके से यूज करना है। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा ये हो। नेक्स्ट है आप लोगों का फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल। 9th रूल है ये आप लोगों, देखिए टोटल 10 मैगजीन्स है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये जो 9th है आप लोगों का फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर।
तो देखिए किसी भी बच्चे में क्या है, किसी भी इंसान में, किसी भी बच्चे में पहले एम्पेरिकल नॉलेज आती है। एम्पेरिकल नॉलेज यानी एक्सपेरियंशियल है, वो एक्सपीरियंशियल यानी कि जो आपने अनुभव किया है। अब वो अनुभव क्या है, वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। इन चीज़ों इतने के इसी बारीक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपके अनुभव है वो क्या है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो वो क्या है, एम्पेरिकल नॉलेज है आपकी, कि आप किसी बच्चे से क्या हो, एम्पेरिकली पूछ रहे हो कि बेटा बताओ क्या तुमने नाउन के बारे में पढ़ा है। वो कहेगा नहीं पढ़ा मैंने, या फिर सर मैंने सुना था, मेरी दीदी ने बोला था कि नाउन है ना प्रोनाउन की तरह होता है। अब ये क्या जो उसने स्टेटमेंट बोली कि नाउन प्रोनाउन की तरह होते, क्या वो सही है? नहीं है ना। तो ये क्या है, ये उसकी अनुभूति है, ये उसने अनुभव किया है किससे, चाहे अपने किसी भी रिलेटिव से, चाहे किसी साथ में, या कहीं देखा या पढ़ा। तो यहाँ पे ये आपका एम्पेरिकल हो गया। जब वो उसको एक्चुअल में जानेगा कि आप बोलोगे कि नहीं बेटा नाउन प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है। नाउन क्या है, नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो आपके क्या होंगे, नाउन होंगे। जैसे कि आपका नाम, अगर मान लीजिए आपका नाम राम है तो आप क्या हो, नाउन है, यानी नाम है। सिटी का नाम है, अगर मैं दिल्ली ले लूँ तो दैट इज नाउन। इस तरीके से आपके नाम उसको लिख के बताएंगे आप, यानी कि एम्पेरिकल से बच्चा किस नॉलेज की तरफ आ गया, बच्चा आ गया रैशनल नॉलेज की तरफ। रैशनल का मतलब ही क्या होता है, तार्किक, जिसमें आप एक रीजन दे रहे हो किसी चीज का, रीजनिंग, जिसको हम रीजनिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं रैशनल नॉलेज को। तो जिसमें बच्चा क्या है, रीजन सीखता है कि क्या वो रीजन है, क्या एक्चुअल चीज है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल टू रैशनल, यानी कि अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर। और देखिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज कम्स फर्स्ट एंड लॉजिकल नॉलेज ऑब्टेन लेटर। यानी कि जो आप लोगों की एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, यानी कि एम्पेरिकल नॉलेज है, ये पहले आती है हमेशा। और जो लॉजिकल नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रैशनल नॉलेज की, और ये हमेशा बाद में आती है, ये पहले नहीं आती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल साइंस और मैथमेटिक्स का यहाँ पे दिया गया है। और वैसे ही आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में जुड़ता है, क्योंकि जिसमें क्या है कि आप बच्चे को पहले क्या है कि आप देख रहे हो कि उसको कितना नॉलेज है, क्या उसको आता है, फिर आप उसको उसके फैक्ट्स बताते हो कि क्या फैक्ट्स हैं। और फैक्ट्स ज़्यादातर जो होते हैं आप लोगों के साइंस और मैथ्स से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, एम्पेरिकल टू रैशनल। अब देखिए लास्ट हमारा आता है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। तो सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए साइकोलॉजिकल ऑर्डर मींस प्रेजेंटिंग अ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, एंथुसियाज्म, एज एटसेट्रा। यानी कि साइकोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, उसको क्या इंटरेस्ट है, किस चीज को जानने की उसके अंदर जिज्ञासा है, किस चीज का एंथुसियाज्म है, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप बच्चे को सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, तो दैट इज साइकोलॉजिकल। जैसे कि हमारी जो एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है हमारी, तो बच्चे को ध्यान में रखकर ही हम बच्चे के लिए जो चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, उसको यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, कुछ चीजें हम हटा भी देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं हम। तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल वे है। अब बात आती है लॉजिकल। लॉजिकल की बात तो देखिए अभी हमने करी थी रैशनल, रैशनल भी लॉजिकल में ही आता है आप लोगों का। इसी तरीके से लॉजिकल हो गया कि जब आप बच्चे की साइकोलॉजी को जान जाते हैं कि बच्चा क्या से सीखता है, क्या सीखता है, कैसे पढ़ना चाहता है, उसके बाद में आप क्या करते हो, बच्चे को लॉजिकल वे में सिखाना शुरू करते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने एक यूनिट है, आपको एडिशन सिखाना है बच्चे को, तो सबसे पहले आपने 1 डिजिट एडिशन सिखाया, उसके बाद में आपने 2 डिजिट एडिशन सिखाया, फिर 3 डिजिट एडिशन सिखाया, फिर बच्चे को कैरी ओवर करना सिखाया। तो ये जो 4 चीजें आपने बच्चे को सिखाई, ये क्या करा आपने, यूनिट वाइज डिवाइड कर दी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लॉजिकल। तो पहले आपने बच्चे को समझा, यानी जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसको समझकर जब आपने कोई यूनिट तैयार करी, कोई चैप्टर आपने तैयार करा और उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, आपने 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल। तो ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। इसमें एक लाइन देख लेते हैं,
Logical sequence means that the subject should be divided into several sections in a logical manner and the teacher should present this in a systematic manner. तो लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि लॉजिकल सीक्वेंस में आप क्या है किसी चैप्टर को डिवाइड कर रहे हो यूनिट्स के अंदर और टीचर भी उसी सीक्वेंस से बच्चों को पढ़ा रही है। ये नहीं कि टीचर सोच रही है कि यार मेरे को तो ये तो आता है तो मैं बच्चों को सीधे यही सिखा देती हूँ, छोड़ इन तीनों को, ऐसा नहीं होता है। तो टीचर को भी क्या है उसी सीक्वेंस से चलना पड़ेगा, उसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा और इसी को हम बोलते हैं इस रूल को फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। तो ये आप लोगों के 10 मैगजीम्स हैं, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, एंड आई होप कि ये सब आप लोगों को क्लियर होंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च कर लेना मैगजीम्स ऑफ टीचिंग बाय बबीता गुप्ता मैम, आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप उसमें देखेंगे उसमें मैंने प्रॉपर नोट्स के साथ शेयर किया हुआ है, तो उससे आपको पढ़ने समझने में आपको आसानी होगी। उसको पढ़िए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। आप लोगों के लिए नए टॉपिक्स में लाती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।